नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, जिसे हम दुर्ग यूनिवर्सिटी के भी नाम से जानते हैं। उसमें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आने के बाद क्या क्या हुआ है और इस रिजल्ट से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको पास, एटीकेटी विथ हेल्ड रिजल्ट और जो यूएफएम लगा है बच्चों के ऊपर, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको सभी कैटेगरी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिले। याद रखिएगा, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी के रूल्स और नॉर्म्स आपको पता होने चाहिए, जिससे आगे आने वाले समय में जब आप सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, जो कि दुर्ग में स्थित है, या जिसे हम दुर्ग यूनिवर्सिटी के भी नाम से जानते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट बीएससी के आ गए हैं। मैं ये भी जो भी बात कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ बीएससी के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन जो एटीकेटी है, जो आपका विथहेल्ड रिजल्ट है, या यूएफएम है, या जो पास का जो कंक्लूजन मैं निकालूंगा, वो बीए और बीकॉम के बच्चों के लिए भी एक जैसा होगा। तो इस वीडियो को चाहे वो बीएससी वाले हों, बीए वाले हों या बीकॉम वाले हों, सभी के यूजफुल रहेगा। ध्यान दीजिएगा, बीएससी में इस साल, मतलब जो 2025 वाला जो सेशन था, दिसंबर जनवरी वाला, उसमें टोटल 10,633 बच्चों ने एग्जाम दिया है। कितने बच्चों ने एनरोल्ड हुआ है थे, कितने बच्चे नहीं दिए, उसको मैं आपको दिखा दूंगा डिस्प्ले में, आप देख लीजिएगा। बट जिन्होंने एग्जाम दिया, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो टोटल 10,633 जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एग्जाम दिया और रिजल्ट आने के बाद लगभग 55% जो स्टूडेंट है वो पास हुए हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। अब देखते हैं कि क्या क्या लिखा गया है जो रिजल्ट है उसमें। तो देखिएगा, टोटल 6,915 स्टूडेंट, 5,915 स्टूडेंट हैं वो पास हुए हैं। अब जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो डायरेक्ट सेकंड सेमेस्टर में इजीली चले जाएंगे, उनको कोई भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो आराम से सेकंड सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो दे पाएंगे, उनको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली। लेकिन जिन बच्चों का रिजल्ट 75% से ऊपर है, वो कोशिश कीजिएगा कि सेकंड सेमेस्टर में भी आपका रिजल्ट 75 से ऊपर रहे, क्योंकि अगर आपको 7th और 8th सेमेस्टर पढ़ना है तो उस कंडीशन पे आपका पहले से लेके 6वें सेमेस्टर तक जो रिजल्ट है वो 75% अगर एबो रहता है तो 7th और 8th सेमेस्टर आप आराम से कर पाएंगे, जिससे आपको पीएचडी करने के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। जिन बच्चों का रिजल्ट 75 से कम है वो आगे आने वाले सेमेस्टर में अपना 100% दें और कोशिश करें कि 75% से ऊपर मार्क्स लेके आएं, ताकि आगे आने वाले टाइम पे चाहे रिसर्च का सेक्टर हो या किसी और जॉब में आपको कोई भी तकलीफ ना हो। और एक चीज और मैंने नोटिस किया पास वाले रिजल्ट में, कि जो सीआईए और ईएसई, मतलब कंटिन्यूअस इंटरनल असाइनमेंट और एंड सेमेस्टर एग्जाम, जिसे हम फाइनल एग्जाम या इंटरनल एग्जाम कहते हैं, उन दोनों को मिला के पास होने के लिए सिर्फ 40% रिक्वायर्ड है। ये बहुत ही गलत किया यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि इंटरनल ऐसा करने से होगा क्या कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज वाले जो स्टूडेंट हैं उनके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज हमेशा इंटरनल मार्क्स ज़्यादा देता है। फॉर एग्जांपल 70 नंबर का आपका पेपर जो फाइनल एग्जाम है वो है, और 30 नंबर का आपका इंटरनल है। अगर कोई भी स्टूडेंट को 27-28 नंबर अगर इंटरनल मार्क्स दे दिया जाएगा तो उसे पास होने के लिए 70 में सिर्फ 12 नंबर रिक्वायर्ड होंगे। तो वो कुछ भी लिख के भी आएगा तो भी अगर 10-12 नंबर ला लेगा तो वो पास हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। मेरे हिसाब से जो एंड सेमेस्टर एग्जाम, मतलब फाइनल एग्जाम में भी पास होने के लिए एटलीस्ट 40% रखना था, और इंटरनल में भी पास होने के लिए 40% रखना चाहिए था। क्योंकि अगर मैं बात करूं बीटेक की या डिप्लोमा की, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। ईएससी और सेमेस्टर एग्जाम 70-30 ही होता है। 70% का फाइनल एग्जाम होता है, 30% का इंटरनल होता है। लेकिन इन दोनों में इंडिविजुअल पास होना होता है बच्चों को, मतलब इंटरनल में मिनिमम 40% आपको अलग लाना है और फाइनल एग्जाम में 40% अलग लाना है। दोनों को मिला के आपका परसेंटेज बनता है। जबकि बीएससी, बीए, बीकॉम में क्या किया गया कि आपको दोनों मिला के पास होना होगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज प्राइवेट कॉलेज को मिलेगा और सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में जो गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्रोफेसर्स रहते हैं वो बहुत कम मार्क्स देते हैं इंटरनल में, जिससे बच्चों का पास होना थोड़ा कठिन हो जाएगा। जबकि प्राइवेट कॉलेज वाले, अगर आप एक अज्यूम कीजिए किसी बच्चे को इंटरनल में 30 में 30 दे दिया गया,
तो वो 70 नंबर में अगर 10 नंबर भी लाता है तो भी पास होगा। तो यूनिवर्सिटी से ये रिक्वेस्ट है कि जो पासिंग मार्क्स कॉन्सेप्ट जो बनाया गया है उस पर थोड़ा विचार करें, जिससे बच्चों का जो फ्यूचर है वो ठीक हो। क्योंकि अगर कोई बच्चा इंटरनल लेके पास भी हो जाता है तो आगे आने वाले टाइम पे उसके जो मेहनत की जो परसेंटेज है, जो उसका वर्क इफिशिएंसी है, उसको आप कहीं ना कहीं कम कर रहे हो। और अगर ऐसे ही लोगों को पास करना है तो एग्जाम लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बच्चे को पास कर दीजिए, क्योंकि इस सिस्टम में आधा से ज्यादा बच्चे पास हो जाएंगे। मेरे को बच्चे के पास होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप अगर फाइनल एग्जाम को इंपॉर्टेंस ना देके इंटरनल एग्जाम को इंक्रीज कर देंगे तो आगे आने वाले जो समय है उसमें ये पास हुए बच्चे बेरोजगार बन के घूमने के चांसेस इनके ज्यादा हो जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट है कि दोनों को इंडिविजुअल बोला जाए तो बच्चों के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे फिजिक्स में आपका 70-30 का पेपर होता है। अगर मान के चलिए आपको अलग अलग पास होना रहता तो 70 में आपको 28 नंबर चाहिए, या इन तीनों पेपर में आपका 70 नंबर का पेपर, उसमें पास होने के लिए आपको 28 नंबर चाहिए। वहीं आपको इंटरनल में 30 में पास होने के लिए 12 नंबर चाहिए होता। तो इससे बच्चों का ज़्यादा अच्छा मार्क्स आता। अभी क्या हो रहा है, मैंने कुछ रिजल्ट देखेंगे, आपको मैं स्क्रीन पर दिखा भी दूंगा, जहां पर बच्चे को जो है वो 70 में किसी बच्चे का 30 नंबर आया है, किसी का 22 नंबर आया है, किसी का 20 नंबर आया है, लेकिन इंटरनल में उसे मालूम 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर दिया गया है। इससे वो आसानी से पास हो जाता है। पास हो रहा है उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कोई भी चीज इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलनी चाहिए। इंडिविजुअल अगर पास होने वाला सिस्टम होता तो बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा होता। अभी उनको हो सकता है ये टफ लगे, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे अगर आप इंडिविजुअल बच्चों को पास होने का क्राइटेरिया रखते हैं तो ये उनके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होता। तो ये तो है आपका पास वाले स्टूडेंट, जिसमें ये नीचे वाले टॉपिक में मैंने यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की है। और जो पास हुए स्टूडेंट हैं वो हमेशा अपना क्लियर रखें कि अगर आप 60% 65% जो लेके अगर पास हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाले टाइम पे और मेहनत करें और कोशिश करें कि मिनिमम 75% से आप 6 सेमेस्टर तक क्लियर करें। अब आते हैं दूसरा, एटीकेटी। बहुत सारे बच्चे एटीकेटी आए हैं। एटीकेटी को आप एज अ सप्ली एग्जाम भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई 6 के 6 सब्जेक्ट में भी फेल है तो उसको भी एटीकेटी दिया गया है। मतलब कोई भी बच्चा फेल नहीं होने का मतलब है या तो बच्चा पास हुआ है, या तो वो एटीकेटी आया है, या तो उसका रिजल्ट रोका गया है, या तो उसमें यूएफएम लगा है। इसके अलावा कोई भी कैटेगरी नहीं रखी गई है। तो एटीकेटी के जो बच्चे हैं उनके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि सर एग्जाम कब होगा। तो याद रखिएगा, एग्जाम केवल 2 ही बार होता है। दिसंबर जनवरी सेशन में जो है पहला, तीसरा और 5वें सेमेस्टर का एग्जाम होगा। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपका एटीकेटी जिस सब्जेक्ट में लगा है, जब आप थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिसंबर जनवरी में दे रहे होंगे तो उसी समय आपको फर्स्ट सेमेस्टर के पाप धोने पड़ेंगे। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी आपका बैक लगा हुआ है या जिस सब्जेक्ट में आप फेल हैं, उसको जब आप थर्ड सेमेस्टर में, जब थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे होंगे तो उसके बीच बीच में जो फर्स्ट सेमेस्टर का गैप रहेगा उसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर के जो पेपर आपके रोके गए हैं या जिसमें आप फेल हैं उसका एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर कोई बच्चा जून जुलाई में आता है, मतलब सेकंड में अगर उसका बैक लगता है, तो सेकंड में जिस जिस सब्जेक्ट में आपको एटीकेटी मिला है उसका एग्जाम फोर्थ सेमेस्टर में होगा। और फोर्थ सेमेस्टर में अगर किसी कारण से किसी में बैक लग जाता है या किसी में एटीकेटी आता है तो उसको आपको 6 को देना पड़ेगा। मैंने +7 या +8 इसलिए लिखा है क्योंकि जब आपका 6 सेमेस्टर पूरी तरह से क्लियर होगा तभी आपको 7वें सेमेस्टर में एडमिशन मिलता है। तो इस कंडीशन पे 7वें और 8वें की बात नहीं करते। आपको इतना समझना है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में जिस सब्जेक्ट में आपका एटीकेटी है उसका एग्जाम आप सीधा थर्ड सेमेस्टर में दोगे। उसी प्रकार अगर आपको सेकंड सेमेस्टर में कोई बैक लगता है तो या जो सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं उसका एग्जाम आप सीधा सीधा फोर्थ सेमेस्टर में देने वाले हैं। तो एग्जाम जो है वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी बैक है वो थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा प्लस फर्स्ट सेमेस्टर, ये दोनों को इंक्लूड करके आपको देना पड़ेगा। दूसरा, बच्चे ये पूछते हैं कि सर अभी हमारा एटीकेटी आया है तो हम सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, आप सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम आराम से दे पाएंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एटीकेटी आए तो सेकंड सेमेस्टर में एटीकेटी ना आए। इसका फायदा ये होगा आपको कि आप जब थर्ड सेमेस्टर देंगे तो फर्स्ट और थर्ड का अगर पेपर क्लियर कर लेते हैं तो आप जब फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अब आते हैं, कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले पेपर में हमको एटीकेटी दिया है तो क्या हमको प्रैक्टिकल एग्जाम और थ्योरी एग्जाम दोनों देना पड़ेगा। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर आप थ्योरी पेपर में, जैसे मान के चलिए फिजिक्स का पेपर, फिजिक्स के अगर थ्योरी पेपर में आपका एटीकेटी लगा है तो सिर्फ और सिर्फ आप थ्योरी का एग्जाम देंगे
और अगर आपका फिजिक्स के प्रैक्टिकल में अगर आप फेल हैं तो सिर्फ प्रैक्टिकल का एग्जाम देंगे, मतलब जिसमें फेल है, जिसमें आपका परसेंटेज 40% से कम है, उसी में ही आपको एग्जाम देना है। जैसे कि मान के चलिए केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री का थ्योरी पेपर आप पास हैं लेकिन प्रैक्टिकल में फेल हैं, तो आप प्रैक्टिकल का बस एग्जाम देंगे, थ्योरी का नहीं। और अगर थ्योरी में अगर पास हैं और अगर आप प्रैक्टिकल में पास हैं और सिर्फ थ्योरी में फेल हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का पेपर देना पड़ेगा। मतलब जिसमें फेल हैं सिर्फ उसी का देंगे, बाकी थ्योरी या प्रैक्टिकल वो कोई भी हो सकता है। अब आते हैं अपन आगे, एक कंफ्यूजन जो बच्चों के मन में है कि सर फर्स्ट का एग्जाम अपन थर्ड में देंगे, ये बिल्कुल सही है। दिसंबर जनवरी में एग्जाम होगा, ये भी सही है। अब जब आप दिसंबर जनवरी में आप एग्जाम देंगे तो दो कंडीशन आएगी कि आप फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर दोनों क्लियर कर लेते हैं। मतलब फर्स्ट में मान के चलिए आपका एक दो सब्जेक्ट में बैक है, मतलब AT-KT है, और आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए। अब थर्ड सेमेस्टर के जितने भी पेपर हैं आपको उसने भी क्लियर कर लिया, आपने फर्स्ट सेमेस्टर के भी पेपर क्लियर कर लिए, तो उस कंडीशन पे आप पास डिक्लेयर हो जाओगे। पास डिक्लेयर होगे तो आपका फोर्थ सेमेस्टर में आराम से एडमिशन हो जाएगा और आप जून जुलाई सेशन में फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम आसानी से दे पाएंगे। इसमें आपको कोई भी तकलीफ होने वाली नहीं है। अब आते हैं दूसरे कंडीशन की तरफ कि अगर मैं फेल हो जाता हूं फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में तो क्या होगा। तो इसमें तीन कंडीशन आएगी, पहला और तीसरा दोनों सेमेस्टर में फेल हो जाऊं, पहला सेमेस्टर पास हो जाऊं लेकिन तीसरा सेमेस्टर फेल हो जाऊं, और अगर पहला सेमेस्टर फेल हो जाऊं और तीसरा सेमेस्टर पास हो जाऊं तो क्या होगा। तो इस कंडीशन पे अभी कोई भी क्लैरिटी यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं दी गई है। आपको फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा यह भी क्लियर नहीं है। अगर मेरे जहां तक की नॉलेज है, अगर आप फर्स्ट और थर्ड अगर दोनों में फेल हो जाते हैं तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में शायद ही एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में से कोई भी एक सेमेस्टर क्लियर कर लेंगे तो जहां तक मेरा अनुमान है आपको फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन मिल सकता है। बट मैं पहले ही क्लियर कर दूं, कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं है, ना ही दुर्ग यूनिवर्सिटी ने कोई ऑफिशियली नोटिस दिया है। तो आगे आने वाले टाइम पे जब जून जुलाई का दिसंबर जनवरी का टाइम रहेगा तो उस समय मैं और क्लियर कर दूंगा इस टॉपिक को कि क्या हो सकता है। अभी सिर्फ इतना समझ लें कि अगर आप फर्स्ट और थर्ड में फेल हो जाएंगे तो आपको फोर्थ में शायद ही एडमिशन मिले, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक में पास हो जाते हैं तो मिलने के चांस हैं भी और नहीं भी। अब आते हैं अपन विथहेल्ड रिजल्ट। विथहेल्ड रिजल्ट जिसको हिंदी में रोके गए रिजल्ट भी कहते हैं। अब देखिएगा रिजल्ट रोका क्यों जाता है। सबसे पहले आपके आंसर शीट में कुछ विसंगतियां पाई गई हैं, मतलब या तो आपने ओवर राइटिंग कर दिया है या आपका जो बोले आपका जैसे अपन सप्लीमेंट्री पेपर लेते हैं या एक्स्ट्रा शीट लेते हैं, उसमें अगर कुछ उसके जो आपने ठीक से नहीं बांधा है वो मिसप्लेस हो गया है, तो कुछ ना कुछ अगर आपकी आंसर शीट में प्रॉब्लम है तब रिजल्ट रोका जाता है। दूसरा, आपने कोई फॉर्मेलिटी अगर यूनिवर्सिटी को सबमिट नहीं किए हो आप, जब आपने एग्जाम फॉर्म भरा था उस कंडीशन पे भी रिजल्ट को रोका जाता है। तीसरा, अगर आपने फीस कंप्लीट नहीं की है, चाहे वो कॉलेज की फीस हो चाहे वो यूनिवर्सिटी की फीस हो। यूनिवर्सिटी की फीस तो बच्चा लगभग दे देता है, लेकिन अगर कॉलेज की फीस अगर बच्चे ने कंप्लीट नहीं की है और अगर कॉलेज वाले अगर कोई नोटिस या फिर कुछ रिटर्न में अगर कंप्लेन कर देते हैं आपका, तो भी आपका रिजल्ट रोका जा सकता है। साथ ही अगर आप UFM आए हैं या और कोई भी रीजन हो सकते हैं, जैसे आपका जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके जो मार्क्स का डेटा जो है वो यूनिवर्सिटी भेजा गया कि नहीं गया, या इंटरनल के जो आपके मार्क्स हैं वो यूनिवर्सिटी भेजे गए कि नहीं भेजे गए, इन सब चीज़ों पर भी विथहेल्ड डिपेंड करता है। तो यही सबसे पहले आपको यह पता करना है कि किस कारण से आपका रिजल्ट रोका गया है। इसको कैसे आप पता करेंगे? सबसे पहले जिस दिन भी आपका रिजल्ट आया है तो 15 दिन के अंदर, मतलब जैसे आज आया है तो आज से 15 दिन के अंदर आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी जाना है। यूनिवर्सिटी जाने के बाद आप एग्जाम सेल में जाएं और एग्जाम सेल में जाने के बाद पूछें कि सर मेरा रिजल्ट किस लिए रोका गया है, तो वो कुछ रीजन बताएंगे। जब आप अपना रोल नंबर बताएंगे तो कुछ रीजन बताया जाता है, जैसे आपका प्रैक्टिकल मार्क्स का नंबर नहीं आया है या आपका थ्योरी मार्क्स का नंबर नहीं आया है या आपका जो रिजल्ट है, जो भी आपको रीजन बताया जाएगा उसके ऊपर में सबसे पहले आप एप्लीकेशन लिखें। एप्लीकेशन लिखने के बाद जो जो फॉर्मेलिटी यूनिवर्सिटी आपसे मांग रही है उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करें और यूनिवर्सिटी में सारी फॉर्मेलिटीज पता करने के बाद उसको सामने एक एप्लीकेशन लगा के उसका एक बकायदा बंच बना के आप यूनिवर्सिटी एग्जाम सेल में जमा कीजिए। एग्जाम सेल में जब आप जमा करेंगे, पूरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर देंगे, तो सबमिशन होने के लगभग 10 से 15 दिन के अंदर आपका विथहेल्ड का जो रिजल्ट है वो अपने आप डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, आपको खुद जाके बात करनी पड़ेगी। अगर आपके कॉलेज में कोई ऐसा व्यक्ति बैठता है जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड करता है या जिसका यूनिवर्सिटी आना जाना है, तो आप उससे भी फॉर्मेलिटीज पूछ के उनके पास भी फॉर्मेलिटी जमा कर सकते हैं। बट 90% कॉलेज क्या करते हैं, हमको सिरदर्द नहीं पालना करके बच्चे को डायरेक्ट यूनिवर्सिटी
भेज देते हैं। तो आपसे एक निवेदन है कि आप डायरेक्ट जो है वो यूनिवर्सिटी जाके बात करें एग्जाम सेल में, तो आपका जो प्रॉब्लम का सलूशन जल्दी से निकल जाएगा। तो ये है आपका विथहेल्ड का पूरा हिसाब किताब। अब आते हैं यूएफएम, ऐसे बच्चे जो नकल प्रकरण में पकड़ाए हैं। तो टोटल ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है? 11 है। वहीं जो विथहेल्ड में जो बच्चियां हैं वो कितने हैं आपके? 64 हैं, 64 है। तो यूएफएम का होता क्या है, जैसे मान के चलिए आपके ऊपर किसी भी प्रकार का यूएफएम का केस लगा है, मतलब नकल प्रकरण का केस लगा है, तो जिस दिन भी रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके 15 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी एक पीडीएफ जारी करती है। इस पीडीएफ में यह बताया गया होता है कि कौन से कॉलेज का कौन सा स्टूडेंट जो है उसको कौन सी कैटेगरी का पनिशमेंट दिया गया है। बेसिकली 4 तरह का पनिशमेंट मिलता है, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। अब इसमें होता क्या है, अगर आपको ए कैटेगरी का पनिशमेंट मिला है तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो यूएफएम आए हैं कि उनका पहला आंसर शीट ले लिया जाता है और दूसरा आंसर शीट उनको दे दिया जाता है। तो उनका दूसरा आंसर शीट पूरा चेक होता है और उसे नो पनिशमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है, मतलब उसको माफ कर दिया जाता है। दूसरा कैटेगरी बी, कैटेगरी बी में क्या होता है, जिस पेपर में आपका नकल प्रकरण में पकड़ा है सिर्फ उस पेपर को कैंसिल कर दिया जाता है, बाकी पेपर का आपका रिजल्ट एज इट इज रहेगा, मतलब आप एक सब्जेक्ट में 80 केटी आ जाएंगे। वहीं अगर मैं कैटेगरी सी की बात करूं तो आपके पहले पेपर से लेकर आखिरी पेपर तक पूरे को निरस्त कर दिया जाता है और आपको 80 केटी में डाल दिया जाता था। पहले फेल होता था, अब ये 80 केटी में कन्वर्ट हो गया है। और डी सबसे टफ पनिशमेंट है, 1 साल के लिए आपको बैन कर दिया जाता है। आप कहीं भी एग्जाम, इंडिया के किसी भी कोने में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे 1 साल के लिए। तो देखिएगा पनिशमेंट डिक्लेयर होगा, किस में डिक्लेयर होगा? पीडीएफ में। पहले कॉलेज में जाके बात करें, कॉलेज में नहीं होता तो यूनिवर्सिटी में जाएं, बीच में जाके पता करें कि सर पीडीएफ आया है कि नहीं आया है। वेबसाइट को चेक करते रहें कि पीडीएफ यूएफएम का आया है या नहीं आया है। अगर 10 दिन से ज़्यादा हो गया, यूनिवर्सिटी बार बार जाए, कॉलेज बार बार जाए और पता करें कि यूएफएम का जो पीडीएफ है वो जारी किया गया है या नहीं किया गया। अब जब भी पीडीएफ जारी किया जाएगा तो अगर आपको ए, बी या सी, मतलब नो पनिशमेंट, एक सब्जेक्ट कैंसल, एग्जाम कैंसल, अगर ये तीनों टाइप का अगर है तो आप 80 केटी में आएंगे और आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम थर्ड सेमेस्टर में देंगे। और अगर आप वहां दोनों पेपर क्लियर कर लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कैटेगरी डी में रख दिया तो आप 1 साल के लिए बैन है, मतलब आप सीधा जो अगला एग्जाम है उसको 1 साल बाद दे पाएंगे। मतलब हो सकता है आपको नेक्स्ट सेशन में, जब दिसंबर जनवरी वाला सेशन है उसमें आप एक बार जाके बात कर सकते हैं कि सर मैं अभी दे सकता हूं कि नहीं। जितने तारीख भी तक भी आपका पनिशमेंट का डेट रहेगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे और उसके बाद आप वापस से एग्जाम देके फिर से पास हो सकते हैं। तो ये पूरा यूएफएम का लेखा जोखा था। अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि लगभग 4623 बच्चे 80 केटी आए हैं। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी भी बच्चे का सप्ली या 80 केटी आने का। साथ ही 80 केटी को लेके ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में लगभग आपके सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ा है या कोई पॉइंट छोड़ा है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपके जो क्वेश्चन है उनको पिक करके एक प्रॉपर वीडियो बना लूँगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो रिजल्ट एनालिसिस था ये आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।